4 अक्टूबर 2023 की सुबह 5:30 बजे हम धारचूला से आदि कैलाश के लिए रवाना हुए। लगभग 9 घंटे के सफर के बाद हम ज्वालिंगकोंग पहुंचे। 14,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित ज्वालिंगकोंग से पार्वती सरोवर तक हमें आधा किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण 2 कदम भी चलना मुश्किल हो रहा था। सांस फूल रही थी। हालात यह थे कि हम लोग रास्ते में ही बैठ गए थे। सूरज आदि कैलाश पर्वत के पीछे छुपने को आतुर सा नजर आ रहा था। मेरे सहयोगी फोटो पत्रकार ने जब कहा कि अब 1 कदम भी आगे नहीं चला जाएगा, तो निराश होकर हमने पार्वती सरोवर तक पहुंचे बिना वापस लौटने का निर्णय लिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और उस सुनसान सड़क पर सामने से कार आती दिखाई दी। नमस्कार, मैं हूं भक्त दर्शन पांडे। आज विविध कथानक में भगवान शिव के प्राचीन निवास स्थल आदि कैलाश की रोमांच से भरी यात्रा का वृतांत। 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदि कैलाश और पिथौरागढ़ का दौरा हुआ था। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आदि कैलाश में क्या तैयारियां चल रही हैं, इसकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के लिए हमें वहां जाने के निर्देश मिले। ज्वालिंगकोंग, जहां पर आदि कैलाश पर्वत स्थित है, उसकी ऊंचाई 14,500 फुट है। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो वहां जाने के लिए शारीरिक रूप से फिट होने का मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होता है। इसके अलावा चीन सीमा नजदीक होने से छियालेख से आगे जाने के लिए इनर लाइन पास की भी जरूरत होती है। आदि कैलाश जाने के लिए मैंने और फोटो पत्रकार विपिन गुप्ता ने मेडिकल प्रमाण पत्र और इनर लाइन पास बना लिए थे। हमने दोपहिया वाहन से ही इस यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और 3 अक्टूबर की शाम हम दोनों पिथौरागढ़ से धारचूला पहुंच गए। धारचूला में साथी सालू दताल से हमने इनर लाइन पास लिए और 4 अक्टूबर की सुबह लगभग 5:30 बजे हम आदि कैलाश जाने के लिए धारचूला से रवाना हुए। इन दिनों धारचूला से आगे के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। 3 अक्टूबर की रात मूसलाधार बारिश हुई थी, इस कारण सड़क कटिंग की मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई थी। करीब 5-6 किलोमीटर आगे चले तो सड़क के नीचे काली नदी का शोर सुनाई देने लगा था। पहाड़ी की एक और जगह जगह एक के ऊपर एक अटके बोल्डरों का पहाड़, तो नीचे उफनाई नदी डराने के लिए काफी थी। कीचड़ में बाइक फिसलने का खतरा बना हुआ था। एक बार लगा कि इस खतरनाक सड़क पर आकर गलती कर दी। कुछ जगहों पर पक्की सड़क नजर आती तो लगता कि अब आगे का सफर ठीक होगा, लेकिन कुछ मीटर की दूरी तय करने के बाद फिर उबड़ खाबड़ शुरू हो जाता। 2 बाट तक सड़क बेहद खराब थी। इसके बाद हम तवाघाट पहुंचे। यहां से बाईं ओर की सड़क नारायण आश्रम को, जबकि दाईं ओर की सड़क गुंजी को जाती है। तवाघाट तक सड़क का निर्माण कई दशक पहले ही हो चुका था और इस सड़क को टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। धारचूला से हम करीब 35 किलोमीटर का सफर तय कर पांगला गांव पहुंच गए थे। हम ऐसे क्षेत्र में थे जहां संचार नेटवर्क काम नहीं करता है। एक रेस्टोरेंट चलाने वाले स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि वह सभी नेपाली संचार कंपनी की सिम से बातचीत करते हैं। डामर वाली सड़क होने से इस क्षेत्र में 5-7 किलोमीटर का सफर आसानी से तय हुआ, लेकिन असली सफर तो अभी शेष था। गर्भाधार से फिर लटकती चट्टानों वाली सड़क शुरू हो चुकी थी। कठोर चट्टानों को काटकर बनाई गई सड़क के ऊपर लटके विशाल पत्थरों को देखकर ऐसा लगता जैसे कभी भी चट्टान टूटकर गिर पड़ेगी। इन कठोर चट्टानों को काटकर सड़क बनाने में विस्फोटकों और कंपन पैदा करने वाली भारी मशीनों का प्रयोग करने के कारण चट्टानों में दरारें पड़ी हुई हैं। ठीक सिर के ऊपर चट्टानों के बीच से अलग होकर लटके पत्थरों को देखने में डर लग रहा था। इस सड़क पर यह मेरी पहली यात्रा थी, लेकिन नजंग पुल के पास पहुंचे तो इस स्थान को मैंने पहचान लिया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान इस स्थान का एक काफी पुराना फोटो हुआ करता था। उस फोटो में यात्री बेहद संभल कर चलते नजर आते थे। हालांकि अब उस रास्ते को काटकर सड़क बना दी गई है, लेकिन यहाँ पर काली नदी बेहद सक्रिय होने से इतने वेग से बहती है कि पत्थरों से टकराने के बाद पानी की फुहार ऊपर सड़क तक पहुंच जाती है। बेहद वीरान इस स्थल पर एक बार सिहरन सी पैदा हो गई थी।
इन चट्टानों को देखकर समझ में आया कि बीआरओ ने किन कठिन परिस्थितियों में पहाड़ियों को काट कर सड़क बनाई होगी। नजंग को सुरक्षित पार किया तो फिर मालपा आ गया। वर्ष 1998 में 60 कैलाश यात्रियों समेत 205 लोगों की इसी स्थान पर चट्टानों के नीचे दबकर मौत हो गई थी। अच्छी सड़क की उम्मीद में सफर जारी रहा, लेकिन लामारी के बीच खतरनाक पहाड़ियां और काली नदी की ओर गहरी खाई से डर महसूस होता था। इसके बाद हमें पेल सिटी झरना मिला। सैकड़ों फुट ऊंचाई से सीधे बीच सड़क पर गिरने वाले इस झरने के नीचे से बिना भीगे गुजरना संभव नहीं है। लगभग 25 मीटर तक सिर के ऊपर पानी गिरने से ऐसा लगा जैसे सांस थम जाएगी, लेकिन यह बेहद रोमांचकारी भी था। बूंदी पहुंचे तो कुछ राहत मिली। बूंदी ब्यास घाटी के 7 गांव में पहला गांव है। अब छियालेख की चोटी तक पहुंचने के लिए 1000 फुट की पहाड़ी को काट कर बनाए गए 27 मोड़ों को सुरक्षित पार करना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। लगभग 75-80 डिग्री वाली पहाड़ी से कोई पत्थर तो लुढ़क कर नहीं आ रहा, इसका डर बार बार ऊपर की ओर देखने के लिए मजबूर कर देता। सड़क पर बिखरे रोड़े बाइक का बैलेंस बिगाड़ देते तो लगता कि पलटकर सीधे हजारों फुट नीचे गहरी खाई में गिर जाएंगे। जैसे तैसे बूंदी से छियालेख तक मोड़ पार किए तो हम लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित छियालेख पर थे। छियालेख की चोटी पर पहुंचे तो कुछ राहत महसूस हुई। काली नदी पार नेपाल का हिमालय बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। छियालेख की चोटी से आगे का क्षेत्र सुगम है। छियालेख इनर लाइन है, बिना पास के यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर सेना और आईटीबीपी की पोस्ट हैं। जब आईटीबीपी के जवान हमारे पास जांच रहे थे तभी गुंजी की ओर से आ रहे माउंटेन बाइकर्स के दल में से एक बाइक राइडर सड़क पर बने कीचड़ के तालाब में गिर गया था। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने उसे उठाकर चेक पोस्ट तक सुरक्षित पहुंचाया। उसके पैर में चोट लग गई थी और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। पिछली रात हुई बारिश के कारण कच्ची सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर गया था। ऐसे स्थानों पर बाइक चलाना जोखिम भरा हो रहा था, तो मैं ऐसे स्थानों पर उतरकर पैदल चला जाता था। अब हम गरब्यांग गांव पहुंच गए थे। यहां से गरब्यांग तक करीब 3 किलोमीटर का सफर कुछ सुरक्षित रहा, हालांकि मोड़ों का तीखा ढलान कई परेशानियां पैदा करते रहा था। गरब्यांग गांव के ठीक सामने काली नदी पार नेपाल का छांगरू गांव स्थित है। गरब्यांग गांव के बाद फिर वही चट्टानी मार्ग शुरू हो गया। एक स्थान पर बेहद खस्ताहाल सड़क और ऊपर लटकते बोल्डर ने फिर मन को डरा दिया, लेकिन सब ठीक रहा और हम नपलचू गांव पहुंच गए। नपलचू गांव के ठीक सामने गुंजी गांव है। 72 किलोमीटर की इस कठिन दूरी को तय करने के बाद गुंजी दिखाई दिया। 10,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित जिस गुंजी को मैं वर्षों से तस्वीरों में देख रहा था वह मेरे सामने था। एक ओर कुटियांगती नदी बह रही थी तो दूसरी ओर काली नदी और उसके पार नेपाल का हिमालय। धारचूला से गुंजी तक 72 किलोमीटर का सफर तय करने में हमें 6.5 घंटे लग चुके थे। गुंजी से दाईं ओर की सड़क काला पानी, ओम पर्वत और लिपुलेख को जाती है, जबकि बाईं ओर से जोलिंगकोंग आदि कैलाश के लिए सड़क कटती है। इसी मार्ग में चीन सीमा पर स्थित भारत का अंतिम गांव कुटी भी है। हमें जोलिंगकोंग जाने के लिए लगभग 40 किलोमीटर का सफर अभी तय करना था। चट्टानी मार्ग अब समाप्त हो गया था। कुछ किलोमीटर आगे बाईं ओर रोंगकोंग गांव नजर आया। रोंगकोंग गांव कुटियांगती नदी के दूसरी ओर स्थित है। इसके बाद हम खूबसूरत नाबी गांव पहुंचे। नाबी गांव होम स्टे के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक ठहरते हैं। हम कुटी गांव के लिए रवाना हुए, लेकिन नाबी गांव से आगे ऑक्सीजन की कमी के कारण बाइक के इंजन का भी दम घुटने लगा था। बीच में 2 स्थानों पर ग्लेशियर का पानी बह रहा था। बाइक पलटने के डर से इन दोनों स्थानों पर मुझे चलकर दूसरी ओर जाना पड़ा। ग्लेशियर के ठंडे पानी में जैसे ही चलता तो कपकपी छूटने लग जाती। दोपहर 1:50 पर हम भारत के अंतिम गांव कुटी पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ से जोलिंगकोंग मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जब चले तो 2 बज चुके थे। कुटी गांव के बारे में कहा जाता है कि पांडव जब स्वर्ग को जा रहे थे तब इस गांव में ठहरे थे। इस कारण इस गांव का नाम कुटी पड़ गया। पांडवों से जुड़े तमाम स्थल यहाँ पर मौजूद हैं।
यहाँ से आगे मिश्रित जंगल समाप्त हो गए थे, अब केवल भोज के ही पेड़ नजर आ रहे थे। बाईं ओर पुटियांगटी नदी बह रही थी। सड़क पर हॉट मिक्स का काम चल रहा था, इस कारण पूरी सड़क पर रोड़े बिछे होने से बाइक चलाना आसान नहीं हो रहा था। जोलिंगकोंग पहुंचने से पहले एक और नाले को हमने पार करना था। मैं बाइक से उतर गया था। समीप स्थित ग्लेशियर से बहकर आ रहे बर्फ के पानी पर चलना आसान नहीं था। जब नाले के दूसरी ओर पहुंचा तो पैर सुन्न हो गए थे। आखिरकार हम लगभग 3 बजे आदि कैलाश के जोलिंगकोंग स्थित बेस कैंप पहुंच गए। सामने अद्भुत और अलौकिक शिव की भूमि आदि कैलाश पर्वत को देखकर सफर के दौरान डरावनी पहाड़ियों का भय मन से उतर गया था। थकान का भी अनुभव नहीं हो रहा था। उस समय जोलिंगकोंग में काफी चहल पहल थी। आदि कैलाश यात्री नीचे की ओर लौट रहे थे। सेना के अलावा वहां पर तमाम विभागों के कर्मचारी प्रधानमंत्री के आगमन की व्यवस्थाओं के लिए जुटे थे। लेकिन हमारी असली परीक्षा तो अब होनी थी। जैसे ही हम बाइक से पार्वती तालाब की ओर जाने लगे तो सेना का एक जवान दौड़ता हुआ आया और हमें रोक दिया। जवान ने कहा कि वहां सड़क सुधार का काम चल रहा है और हमें यहां से आगे पैदल ही जाना होगा। उस समय हम 14,500 फुट की ऊंचाई पर थे। हमने बाइक एक स्थान पर पार्क की। जोलिंगकोंग के उस मैदान से हमें पहाड़ी पर चढ़कर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। जब हमने उस मैदान को पार कर ऊपर चढ़ना शुरू किया तो विपिन गुप्ता अचानक रास्ते में बैठ गए। शायद ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में कठिनाई होने से उन्हें घबराहट होने लगी थी। मुझे भी कुछ ठीक सा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन हमें पार्वती सरोवर तक पहुंचना था, क्योंकि प्रधानमंत्री पार्वती सरोवर और वहां पर बने मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले थे और उन सभी स्थानों के फोटो भी हमें लेने थे। अभी हमने आदि कैलाश पर्वत का फोटो भी नहीं खींचा था। आसमान की ओर नजर उठाई तो लगा जैसे सूरज आदि कैलाश पर्वत के पीछे छुपने के लिए तेजी से दौड़ सा रहा हो। ऐसे में अब घबराहट सी होने लगी थी। मेरे सहयोगी 2 कदम चले और फिर बैठ गए। तभी ऊपर से 2 सैनिक आते दिखाई दिए। जब उनसे पार्वती सरोवर की दूरी पूछी तो उन्होंने बताया कि अभी हमें वहां पहुंचने के लिए लगभग 300 मीटर पैदल चलना होगा। जब हमने बताया कि चला नहीं जा रहा है और सांस फूल रही है तो उन्होंने पूछा, क्या गर्म पानी साथ लाए हैं? तब हमने बताया कि पानी तो हमने सुबह से पिया ही नहीं है। एक फौजी के हाथ में थर्मस था, लेकिन उसमें केवल 2 घूंट पानी बचा था। उसमें से एक एक घूंट हम दोनों ने पिया। उन्होंने हमें सलाह दी कि हमारे लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कुटी गांव चले जाएं। इसके बाद दोनों फौजी नीचे उतर गए। जो उम्मीद कुछ देर के लिए बधी वह भी जाती रही। मैंने अपने सहयोगी विपिन गुप्ता को चलने का इशारा किया। वह उठे, लेकिन चंद कदम चलने के बाद फिर बैठ गए। शाम हो रही थी, ऐसे में एक एक पल भारी पड़ रहा था। मैंने जब इशारा किया तो उन्होंने कह दिया कि अब नहीं चला जाएगा। तो मैं निराश हो गया था, क्योंकि यह ऐसा क्षण था जब हमें आखिरी पड़ाव में पहुंचने के बावजूद बिना फोटो और खबरों के खाली हाथ लौटने का फैसला लेना था। मेरे सहयोगी की जो हालत थी वह चिंताजनक थी और हम वहां से नीचे नहीं उतरते तो कुछ भी अप्रिय हो सकता था। फिर भी मैंने उम्मीद नहीं खोई थी। मैं कुछ कदम चलकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो सामने सड़क दिखाई दी। यह वही सड़क थी जो पार्वती सरोवर के लिए जा रही थी, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान थी। जब हम निराश होकर वापस लौटने का निर्णय लेने वाले थे, तभी अचानक कार का हॉर्न सुनाई दिया। यह हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जिस सुनसान जगह पर हमें कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी, वहां गाड़ी के हॉर्न की आवाज कानों पर पड़ी थी। हम दोनों की आंखों में उम्मीद सी जगी। तभी कार हमारे सामने रुकी और उस कार में परिचित कॉन्ट्रैक्टर संजीव भट्ट थे। उन्होंने बताया कि वह प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सड़क से शिव मंदिर तक पैदल मार्ग का निर्माण करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि काम कराते समय उन्हें अचानक ऐसा लगा कि एक बार उन्हें इस स्थान पर जाकर देखना चाहिए। इसके बाद हम दोनों उनकी कार से पार्वती सरोवर तक पहुंचे। उन्होंने हमें गर्म चाय दी। चाय पीने के बाद हालत में कुछ सुधार नजर आया।
इसके बाद लगभग 30 मिनट तक हम वहां पर रुके और स्वर्ग के समान भगवान शिव के प्राचीन निवास स्थल और पार्वती सरोवर से लेकर पांडव पर्वत और कुंती पर्वत को देखा। जिन स्थानों पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था वहां के फोटोग्राफ से लेकर जानकारी जुटाई। इसके बाद कुटी गांव के लिए लौट आए।